नमस्ते, आपका लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक्स आपका बेटा परमाणु भार। ठीक है, और परमाणु भार के बारे में बेटा मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया था कि परमाणु भार जो सबसे पहली बात है कि परमाणु का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। पहले तो ये समझो कि बेटा छोटा है, इसको आप लोग आंखों से देख नहीं सकते। अब देख नहीं सकते तो अपने थोड़ी है कि उसको उठाया, उठाने के बाद तुला पे तोल लिया, साहब इतने किलोग्राम का, इतना किलोग्राम का है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कि एक परमाणु का जो भार है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको भार को निकालने के लिए एक स्वेच्छा से एक सिस्टम लिया था, लेकिन वर्तमान में परमाणु भार ज्ञात करने की एक विधि है जिसको बोला जाता है बेटा स्पेक्ट्रोमिति बोल सकते हैं उसको, स्पेक्ट्रोमिति विधि। और इसकी सहायता से आज वर्तमान में परमाणु भार को ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन आप साहब परमाणु भार का मतलब क्या होता है अपन जानते हैं। सबसे पहले आप गुरुजी ये बोल रहे हो कि परमाणु भार अपन ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरी बात, बहुत छोटा होता है, जब छोटा तो उसको तोल ही नहीं सकते, तो भार कैसे ज्ञात करेंगे। अब ज्ञात करने के लिए कि पहले प्रारंभ में कार्बन का परमाणु भार 1 माना था स्वेच्छा के साथ, और इसकी इकाई कुछ भी नहीं थी। और फिर ये बोला गया था कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार वह भार है जो हाइड्रोजन के एक भाग से कितना गुना भारी है। पहली कंडीशन तो ये थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन थी कि अब वर्तमान में माना जाता है कार्बन 12 को स्टैंडर्ड पैमाना। अब बोला है कि भाई सबसे पहले किसी परमाणु का परमाणु भार वह संख्या है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वह उस परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। ठीक है बेटा। अब 1/12 भाग से कितना गुना, मतलब किसी परमाणु का परमाणु भार वह संख्या है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग से, अब बोलो 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, क्या कहलाएगा बेटा, गुना भारी है वह परमाणु का क्या कहलाएगा बेटा, परमाणु भार कहलाता है। तो ये कंडीशन है कि आप स्टैंडर्ड पैमाना गया है, इसको आप लोग मानक पैमाना बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा ये लिखोगे। अब जैसे मान के चलो कि मेरा भार आप लोगों को पता है नहीं है। अब मैं यहाँ तो ए का मतलब मैं हो गया, अर्थात मैं हूँ यहाँ, और कोई बी है, अर्थात मेरा वेट कितना भी हो, बी का वेट अपन को ज्ञात करना है कि साहब बी का वेट कितना है। तो मैं बोलूँगा कि मेरे वेट की तुलना में बी का वेट कितना गुना भारी है। अब बी का वेट कितना गुना भारी है वो इस बी का वेट होगा, अर्थात हम कह सकते हो भार होने वाला है। तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड स्वेच्छा से माना गया कि कार्बन 12 का 12 ग्राम मानो इसको की तुलना में कोई परमाणु कितना गुना भारी होता है वो कहलाता है बेटा, क्या कहलाएगा, परमाणु भार कहलाता है। अब यदि हम कहते हैं वर्तमान में स्पेक्ट्रोमिति के द्वारा परमाणु भार को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब कार्बन 12 का जो कार्बन 12 समस्थानिक है, एक समस्थानिक की बात करो तो यहाँ पर कार्बन 12 समस्थानिक का जो भार है, क्या बेटा, के जो भार है उसका जो मान होता है, यदि अपन मान की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपन एक सिस्टम जानते हैं Na, और Na है बेटा अवगाद्रो संख्या, वो बाद में आएगी 6.022 × 10⁻23 होती है। ठीक। अब कार्बन 12 की बात करो, 12 के अंदर अपन यदि 6.022 × 10⁻23 को क्या कर दे बेटा, भाग दे रहे हो तो यहाँ पर एक कार्बन परमाणु का परमाणु भार ज्ञात होने वाला है। तो हम कह सकते हैं एक सी का परमाणु भार बराबर 12 में यदि अपन भाग दिया तो बेटा देखो 6 ऊपर गया। सबसे पहले तो बात करो 10 की घात प्लस की जो 23 है ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है। पहली कंडीशन तो ये ध्यान रखो, 10 की घात माइनस का 23 कर दिया, हो गया 23। अब भाग दे रहे,
भाग दे रहे हैं तो 6 एकम 6, 6 दूआ 12, यदि पूरी संख्या करते हैं तो दुगुना ज़्यादा हो गया तो यहाँ आएगा इसका जो सही वैल्यू है 1.99 इंटू 10 की पावर 23 माइनस वाली। तो यहाँ पर सही बात करें तो कार्बन के एक कार्बन परमाणु का जो भार है वो कितना आएगा 1.99 इंटू 10 की पावर 23। शुरू में ये जो वैल्यू थी वो इकाई लेस थी, अर्थात इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो परिभाषा वापस सुन लो, किसी परमाणु का परमाणु भार वह संख्या है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग से या 1/12वें भाग से कितना गुना भारी होगा, परमाणु उसका परमाणु भार कहलाता है। कार्बन 12 समस्थानिक का जो भार है, मतलब एक कार्बन परमाणु का भार है वो होगा बेटा 12/6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसमें भाग दोगे तो 10 की पावर 23 ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाओगे तो माइनस की होगी। तो यहाँ पर जो ये इकाई थी वो इकाई लेस है बेटा। इसकी इकाई का मतलब होता है, इसका मतलब मात्रक होता है वो क्या है, नहीं है, कहने का मतलब नहीं था। अब नहीं है तो साहब इसका मात्रक क्या देते हैं, सबसे पहली बात तो अब वर्तमान में परमाणु भार, तो परमाणु भार का अपन मात्रक लिखेंगे भाई, परमाणु भार का मात्रक किसे कहते हैं, कहने का मतलब ये अगला टॉपिक होगा आप लोगों का। और परमाणु भार के मात्रक की बात करो तो उसको बोलोगे द्रव्यमान सहित या बोलोगे AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में इसको आप लोग केवल U से इंडिकेट करते हैं, परमाणु भार की इकाई हो गई एटॉमिक मास यूनिट। अब सबसे पहली बात है कि साहब एक AMU का मतलब क्या है, तो 1 AMU बराबर होता है बेटा 1/12 इंटू C परमाणु का भार, C परमाणु का भार। अब C परमाणु का भार कितना आया था बेटा, C बराबर आपको बना 1.99 इंटू 10 की पावर -23, यही था एक का। अब आप लोग बोलेंगे सबसे पहले बार AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो अपन बोलेंगे AMU बराबर क्या बोलेंगे, उस मान को रखते हैं 1.99 इंटू 10 की पावर -23 बटा क्या कर दिया बेटा 12, सही है। अब बेटा 1.9 में 12 का भाग जाएगा ही नहीं, तो इसको 19 करेंगे। जब इसको 19 कर दिया तो इस वैल्यू को आप लोग बढ़ाओगे, ये माइनस की 24 हो गई, कितनी हो गई भाई 24 करोगे, पॉइंट आगे ले जाओगे तो अपन कहेंगे या करके या 19.9 इंटू 10 की पावर -24 बटा क्या 12। अब भाग दें, 12 एकम 12 बच गए 9, 12 छिकी बच गए 9, 12 संत्यो 84, 12 तो 1.66, ठीक है 9 करो पॉइंट डालोगे 1.66 इंटू 10 की पावर -24, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 जो मान होगा वो 1 AMU का होगा। बल्ले पड़ गई बात। तो सबसे पहली बात परमाणु भार की डेफिनेशन हो गई कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार वह भार है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, उसको आप लोग परमाणु भार बोलोगे, ठीक है। फिर उसके बाद परमाणु भार की जो इकाई होती है वो एटॉमिक मास यूनिट होती है, उसको आज वर्तमान में यूनिफाइड यूनिट के नाम से जानाते हैं, U से। तो एक AMU की वैल्यू कितनी होती है तुमसे पूछे तो 1/12 इंटू कार्बन परमाणु का भार, तो मतलब एक कार्बन परमाणु का भार लिखना है यहाँ पे। तो एक कार्बन परमाणु का भार मैंने पिछले उसमें निकाला 1.99 इंटू 10 की पावर -23 रहेगा। उसके बाद एक AMU तो निकालोगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 के नाम से जाना, जिसको एक AMU बोला जाता है। तो ये देते बेटा परमाणु भार। अब कुछ तत्वों का परमाणु भार बेटा आपको हमेशा याद रखना है, जो पहले के वीडियो में भी हो चुके हैं, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करने का कारण ये है कि आप लोग अभी क्या है कि 11th में नए आए हो, और 11th में नए आए हो तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता भी नहीं हो। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जैसे H, सबसे पहले परमाणु भार जो होता है ना वो किस में होने वाला है, एक पूर्णांक में होगा, कहने का मतलब भिन्न में होता है। और भिन्न में यदि होगा तो इस प्रकार से इसको आप लोग, हाँ तो बेटा देखो कुछ तत्वों का परमाणु भार है जो आपको हमेशा याद रखना है। हाइड्रोजन का जो परमाणु, मैंने आपको बताया कि परमाणु जो भार होता है वो भिन्न में होता है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ संख्या भी होती है, क्योंकि एक यौगिक के अनेक समस्थानिक भी होते हैं, और समस्थानिक की प्रकृति में कितनी मात्रा होती है उस आधार पर उसका औसत निकाला जाता है, ठीक है। औसत निकालने के आधार पर उनका, जैसे हाइड्रोजन का सही मायने में 1.008 होता है, कितना होता है 1.008 होता है, लेकिन इसको सामान्य गणना में केवल 1 लिखते हैं, ठीक। इसी प्रकार हाइड्रोजन के बाद कौन सा आता है बेटा,
हाइड्रोजन के बाद आएगा आपका हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम। हाइड्रोजन का होता है बेटा 4, यहाँ पर लिथियम का कितना होता है 7। लिथियम के बाद कौन आता है बेरिलियम, बेरिलियम का 9, बोरॉन, बोरॉन का 11, कार्बन, कार्बन का कितना 12, नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 14, फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर क्या है बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है बेटा 19, फिर क्या आता है बेटा नियोन, नियोन का कितना होता है बेटा 20। ठीक है बेटा, यहाँ पर आएगा फिर सोडियम, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम की बात करो तो 24। ठीक है बेटा, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर मैग्नीशियम के बाद आपका यौगिक आता है बेटा एल्यूमिनियम 27, फिर एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है बेटा 28 और 1 29, फिर फास्फोरस आता है 31, सल्फर आता है उसको बोलोगे 32, फिर क्लोरीन आता है उसको बोलोगे 35.5 बोलना, फिर बोला 17 के 16 हो गए 17 हो गए 18, 18 आता है बेटा आर्गन, आर्गन का आता है बेटा 40, फिर पोटेशियम, पोटेशियम का होता है बेटा 39, कितना 39, फिर कैल्शियम का कितना होता है बेटा 40, फिर Fe वैसे मैंने आता है Fe नहीं है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जिंक तक आने वाला है। अपन जो कुछ तत्व हैं जिनका याद करना है, हमेशा याद रखना है इनको, उन्हीं को लिख रहा हूँ मैं। Fe 56 होता है, Cu की बात करो 63.5 होता है, और यदि अपन Ag की बात करें, चांदी की बात करें तो उसका होता है बेटा 108। तो इनके आप लोगों को परमाणु भार याद रखने हैं, और ये परमाणु भार याद रखने का आपका सिस्टम रहेगा। तो बेटा ये था आप लोगों को परमाणु भार, कुछ तत्वों के परमाणु भार लिखे जिनको हमेशा याद रखना। 20 तक तो है ही, साथ में आयरन हो गया, निकिल है, कोबाल्ट है, जिंक है, इनके क्योंकि आते रहते हैं इसलिए अपन को इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगला जो टॉपिक होगा, ये तो आपका परमाणु भार खत्म हुआ, तो अगला टॉपिक है बेटा अणु भार। क्या अणु भार, इसको बोलोगे मोलेक्यूल वेट। सरल सी परिभाषा है, देखो बेटा सबसे पहले आप ये चीज समझो, H एक एटम है। H क्या चीज है, एक एटम है, अर्थात इसमें हिंदी में बोलोगे इसको परमाणु, आई समझ में। प्लस H ये भी क्या है, एक एटम है, एक परमाणु है। जब दोनों मिलते हैं एक H2 बनता है, इसको बोलोगे अणु। क्या बोलोगे, अणु। और अणु को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा मोलेक्यूल। क्या बोलोगे इसको, मोलेक्यूल। पल्ले पड़ेगी बात। तो कहने का मतलब है, अब अणुभार में आ जाओ। तो किसी अणु का अणुभार वह संख्या है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, क्या कहलाएगा, अणुभार कहलाएगा। बात तो वही है, इसमें क्या दिक्कत है। अब बात है कि भाई आपको अणुभार, अणुभार बोलो या इसको बोल सकते हो मोलर द्रव्यमान। क्या बोल सकते हो उसको, ये मोलर द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाएगा, मोलर द्रव्यमान। क्या बोलोगे इसको, मोलर द्रव्यमान। तो मतलब परिभाषा के रूप में क्या लिखोगे, O, यदि O पूछे परमाणु है, O2 पूछे अणु है। सोडियम का Na, क्योंकि अपन जानते हैं Na अणु भी है और परमाणु भी है। सही बात है कि नहीं है, क्योंकि अपन ने 10वीं क्लास में अष्टक नियम वगैरह पढ़े कि नहीं पढ़े। जब अष्टक की बात करो तो ये कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जो एकल परमाणु को प्रदर्शित करते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं द्विव परमाणु होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो त्रिपरमाणु भी होते हैं। जैसे ओजोन की बात करो, होता है कि नहीं, हो जा। यदि फास्फोरस की बात करो चतुर्परमाणु होता है, P4 होता है उसका सूत्र। यदि हम सल्फर की बात करें तो S8 होता है उसका अणु सूत्र। समझ में आ रही है। तो अपन सबसे पहली बात है कि यहाँ पर परिभाषा किसकी लिखने वाले हैं, अणुभार की, मोलिकुलर वेट की। अब बोले किसी अणु का अणुभार वह संख्या है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग से, सीधा बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वह उस अणु का अणुभार कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या है। तो सामान्य सी बात, किसी अणु का अणुभार वह संख्या है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, उस अणु का अणुभार कहलाता है, जिसको मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या बोलोगे दोस्तों, जिसको मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। अब
यहाँ पर यदि अपन बात करें भाई किसी यौगिक का आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब आप लोग किसी यौगिक का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, क्योंकि अपन जानते हैं अणु बनेंगे। अब बात है कि परिभाषा लिखने के बाद आप लोग कुछ तत्वों का अर्थात कुछ यौगिकों का ज्ञात करोगे, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। और मोलर आप लोग इस वीडियो की सहायता से पोज करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना, इस डेफिनेशन को उतार सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी अणु का अणुभार वह संख्या है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वह उस परमाणु का उस अणु का अणुभार कहलाता है, ठीक है। अब इस परिभाषा के बाद अपन कहते हैं कुछ यौगिकों का अणु मोलर द्रव्यमान, हेडिंग डालेंगे अपन कुछ यौगिकों का अणुभार, यहां पर क्या बोलते हैं इसको, मोलर द्रव्यमान। जैसे सुनो, यहां अपन ने ले लिया H2O, क्या ले लिया, H2O क्या चीज है, जल है। अब यहां देखो H2O में कितने H हैं, 2, तो पहली बार H का परमाणु भार कितना होता है, 1, और कितने यहाँ पर 2, फिर वो वाला O का कितना होता है, 16। अब यहाँ पर ज्ञात करना चाहें कितने H है बेटा, 2, तो 1 का होता है 1, तो 2 का हो गया 2 इंटू 1 इंटू 2, प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 1 इंटू क्या कर दोगे बेटा, 16 हो गया। तो यहाँ पर 2 + 16 बराबर क्या हो गया, 18। क्या है ये, H2O का अणुभार है, सही है गलत है, ये H2O का अणुभार। फिर नंबर 2 जैसे यहाँ पर ले लेना CH3, CH2, CH2 और ये CH3, तो अपन सूत्र जानते हैं, किसका सूत्र है बेटा, ये सूत्र है बेटा ब्यूटेन का, है ब्यूटेन का, 4 कार्बन है, सभी सिंगल बंध है, ब्यूट प्लस एन, सही है गलत है। अब देखो इधर पहले सुनो, अरे तुम इसको देखो कितने कार्बन है, सबसे पहले तो C बराबर कितना आएगा, 12, और H बराबर कितना आएगा, 1, सही है। अब सही सबको संतुलित, कितने कार्बन, 1 2 3 4, सही है। तो 4 × 12 कितने कार्बन है, 4 है, इसको इकट्ठा कर लिया, प्लस कितने हाइड्रोजन, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 1 का होता है 1, तो 10 का कितना हो गया, 1 × 10, सही है। तो 10 अर्थात यहाँ पर 10 × 1 करोगा तो 12 चौका 48, 48 प्लस 10 बराबर कितना हो गया बेटा, 58, सही है। तो ये है बेटा ब्यूटेन का अणुभार, या इसको बोलोगे मोलर द्रव्यमान। फिर उसके बाद जैसे आप लोग अगली बात करें, अगली बात में जैसे एथिल एल्कोहल ले लिया, थर्ड नंबर क्या ले लिया, C2H5OH। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग अणुभार ज्ञात करोगे, ध्यान रखना कितने कार्बन है बेटा। अपन सबसे पहले तो बोला कि C बराबर तो होता है 12, H है तो H बराबर हमने 1, और O भी है तो O बराबर कर दिया 16। जितने हैं ना उसको गुणा कर लेना, सबको प्लस कर लेना। कितने कार्बन, 2, तो कार्बन का कर दिया 2 है तो 12 × 2, प्लस हाइड्रोजन को ले लेते हैं। आप कितने हाइड्रोजन है, 5 और 1 6, एक साथ ले लो सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ तो संख्या लिखी थी, तो 1 × क्या कर दिया 6, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 1, तो 1 × क्या कर दिया 16, तो आप 12 × 2 = 24 प्लस 6 प्लस 16 बराबर कितना हो गया 46। कितना हो गया 46 हो गया। अब बात है आगे की, जैसे तुम लोगों से प्रश्न Na2CO3.10H2O याद आया होगा, ये क्या चीज़ है, जिसका नाम है धावन सोडा। पढ़ा है आप लोगों ने 10वीं क्लास के अंदर, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब यहाँ पर Na देखो बेटा, Na बराबर क्या है, Na बराबर क्या दे रखा है, देखो कितना है, यहाँ देखो 23, सही है। C बराबर कितना दे रखा है, वहाँ देखो C बराबर आपको हो गया 12, O बराबर कितना दे रखा है 16 है, और H भी है इसमें, और H बराबर हो गया आपका 1, हो गया 1। अब इसको आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे बेटा, सबसे पहले 2 × क्या करोगे 23, तो 2 × 23 प्लस 2 क्यों किए, अरे एक सोडियम का 23 होता है तो 2 का 2 × 20 प्लस, सबको प्लस में करना। कितने कार्बन है 1, तो आप क्या करोगे 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 3 × कितना करोगा 16,
3 इंटू 16। अब डॉट नहीं करके प्लस में ये मान के चलो कितने जल के अणु है 10। अपन जल का निकाला कितना 1 का 18। यदि निकालना चाहो तो 10 दूआ 20 हाइड्रोजन लेना और 10 ऑक्सीजन लेना, वैसे भी निकल जाएगा। और नहीं तो आप लोग जल का पूरे का निकाल दिया तो इसको 10 से गुणा कर लेना, कैसे करना चाहो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दूआ 20 हाइड्रोजन और 10 ऑक्सीजन हो गए, वैसे निकालोगे तो भी वही आने वाला है। तो आपका कितना हो गया बेटा 10 इंटू 18। अब 10 इंटू 18 की बात करो कितना आया 23 दूआ कितना हो गया बेटा 23 दूआ हो गया 46 प्लस 12 प्लस 16 तीन कितने हो गए 48 प्लस 180। टोटल कर दोगे, टोटल अगर होगा तो ये इसका मोलर द्रव्यमान आएगा 46 प्लस 46 क्यों आया 23 दूआ 46, 12 कम 12, 16 ती 48 और 10 इंटू 18 180। टोटल कर लोगा तो ये आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान। ठीक है बेटा। अब मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है बेटा जो वीडियो देख रहे हो, अब आप लोगों को कुछ यौगिकों का आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है और उस मोलर द्रव्यमान को आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर लिखोगे और उस नोटबुक के अंदर इन सभी का मोलर द्रव्यमान जो मैं सामने लिख रहा हूँ उनको उतार लेना। नंबर 1 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O जिसका नाम पोटास फिटकरी है, इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। समझ में आई। नंबर 2 C6H6 क्या है इसका नाम पोटास, पोटास फिटकरी। ये C6H6 इसका नाम है बेंजीन, क्या नाम है इसका करना है। नंबर 3 C6H5NO2 नाम है नाइट्रोबेंजीन, क्या नाम है नाइट्रोबेंजीन। नंबर 4 H2SO4 क्या नाम है बेटा H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। नंबर 5 HNO3, HNO3 का नाम है बेटा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और मैं इनको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। जो आप लोगों को काम करना है ये आपके घर पे आप लोग इस काम को अंजाम दोगे। ठीक है, ये आदि है 5 एग्जाम्पल आप खुद की तरफ से लिखोगे। ठीक है बेटा। फिर आप लोगों को अगले वीडियो में मैं और का भी क्या बनाऊंगा, किस प्रकार से आप ज्ञात करते हो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है सर।